गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 9 का सेकंड लेसन कर रही हम। कल तक हम यानी कि लेखक जब वे तिब्बत के रास्ते लंडकोर के रास्ते से जा रहे थे, जब वह बिछुड़ जाता है अपने साथियों से, तो उस समय यानी कि उसके साथी सुमित थे, लेखक का इंतजार करते करते काफ़ी समय हो चुका होता है और वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और गुस्से में लेखक से कहते हैं कि इतना समय तुमने कहाँ तक लगा दिया, कि मैंने कितनी 3 बार चाय पी, ठंडी हो चुकी है, और 3 बार हमने गर्म करके पी चुके हैं। तो उस समय वह कहते इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मेरा जो घोड़ा है वह बहुत थक चुका था और वह धीमी गति से चल रहा था, और 1.5-2 मील चलने के पश्चात वह रास्ते को भूल चुका था। हम किसी दूसरे रास्ते पर पहुंच गए थे, इसलिए हम लेट काफ़ी देर बिछुड़ गए थे। काफ़ी देर तक यहाँ पे लंडकोर के रास्ते पर पहुंचते हैं। उसके बाद में कहते हैं, अब हम तिंड्री के विशाल मैदान में थे। अब कहते हैं यानी कि लेखक और सुमित अब कहाँ पहुंच चुके हैं, अब वे तिंड्री के विशाल मैदान में पहुंच चुके हैं, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता है। जो किससे घिरा हुआ है, यानी कि टापू से मालूम होता है, यानी कि जो पहाड़ों से घिरा हुआ छोटे छोटे स्थान होते हैं, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंड्री समाधि। उस पहाड़ी का नाम क्या है, वह कहते हैं जहाँ पर एक छोटी सी मैदान दिखाई पड़ती है, उसी छोटी सी का नाम हमने तिंड्री समाधि रख दिया है। आसपास के गांव में भी सुमति के भी कितने ही यजमान थे, कि आसपास के गांव में भी, यानी उसने कहा था कि जहाँ पर हम रुके हैं वहाँ पर हमारे कुछ मेहमान रहते हैं जिनके पास हम ठहरे हुए हैं। वह कहते हैं लेकिन आसपास के जो गांव है वहाँ पर लंडकोर गांव के आसपास के और भी जो गांव होते हैं, वह कहते हैं कि वहाँ पर भी सुमति के यजमान रहते हैं। कपड़े की पतली पतली चिरी व्यक्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेती थी। गंडा होता है ताबीज। वह कहते हैं कि यानी कि एक कपड़े में ताबीज यानी कि नज़र उतारने के लिए वे बांधते हैं, कि अगर हम अपने हाथ पैर में जब ये ताबीज़ को बांध रखते हैं जो बोधगया से लाए गए हैं, तो ये हमारी रक्षा करते हैं, हर प्रकार के हमारे दुख दर्द में हमारी रक्षा करते हैं। तो मैं कहता कि वो बोधगया से लाए हुई जो ताबीज़ होते हैं वह उनको बांधते हैं। वह यजमानों के पास जाना चाहते थे, यानी कि हमारा एक गद्यांश है जिसमें से क्वेश्चन आंसर बनेंगे। वे यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा कि यजमान भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। मैंने सोचा कि तो वहां गई तो हफ्ता भर उधर लगा दूंगी। फिर सुमति कहता है कि यजमानों को जब वह ये ताबीज बांटने के लिए कहते हैं कि ये अगर वहां पर चला गया तो ये हफ्ते भर से पहले वहां से नहीं आएंगे। तो मैंने उससे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो। वह कहता है कि जिस गांव में आपको रुकना है सिर्फ उसी गांव के अंदर आपको ये ताबीज बांटने हैं और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। लहासा पहुंचकर वह कहता है कि अगर अगर आसपास के जो गांव होते हैं, अगर बोधगया से लाए हुए ताबीज आपको वह बांटता है तो उनके बदले में लोग उन्हें गुरु दक्षिणा देते हैं, उन्हें दक्षिणा मिलते हैं, रुपए पैसे मिलते हैं। तो उसमें वह कहते हैं कि आप इनको कहीं और बांटने की बजाय, माँ अगर आपको जो दक्षिणा चाहिए, जो पैसे चाहिए, लहासा पहुंचकर आपको दे दूंगा, लेकिन इधर उधर के गांव में जाने की बजाय आप यहाँ लंडकोर के तिंड्रीवा का जो रास्ता होता है, इसी गांव के अंदर जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं, इसी में इन ताबीजों को आप बांट सकते हैं। इसमें से अगर जैसे हमारे प्रश्न बनते हैं, इसमें से जैसे हमारा प्रश्न बनता है कि लेखक किस स्थान के आसपास के गांव की बात कर रहा है। अभी ऊपर बताया गया था लेखक कौन से स्थान की बात कर रहा है, लेखक तिंड्री वाले मैदान की बात कर रहा है। तिंड्री के आसपास के जो गांव हैं, ठीक है, तिंड्री और उसके आसपास के जो गांव हैं उनकी बात कर रहा है। फिर देखिए कि वहाँ की क्या विशेषता है, कि वहाँ की फिर विशेषता क्या बताई गई है, कि वहाँ जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों से घिरे हुए तिंड्री के मैदान में एक छोटे से टापू दिखाई देते हैं, कि जो पहाड़ होते हैं वे तिंड्री के मैदान से घिरे हुए हैं और वहां पर छोटे छोटे क्या है, टापू दिखाई दे रहे हैं। मैदान एक छोटी सी पहाड़ी है और इस पहाड़ी का नाम
यानी कि इसमें दूर सी एक छोटी सी पहाड़ी है जिसका नाम हमने क्या रख दिया है, तिंड्री समाधि गिरी रख दिया है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकंड है जैसे यजमान किसे कहते हैं। यजमान वह व्यक्ति होता है जो धर्म गुरु से कोई धार्मिक कार्य करवाता है। यजमान किसे कहते हैं कि यजमान तो वह होता है जो अपने धर्म गुरुओं से धार्मिक जो कार्य करवाता है, उसे क्या कहा जाता है, यजमान कहा जाता है। सुमति उन्हें गंडे क्यों देती है। फिर वह कहता है कि फिर तो सुमति होता है, वह उन यजमानों को गंडा किस लिए दे रही है, वो ताबीज किस लिए दे रही है कि सुमति अपने साथियों को ताबीज इसलिए दे रही है क्योंकि उनके यजमानों को उन पर विश्वास है कि ये जो ताबीज है कि ये ताबीज बोध गया से लाए हुए हैं। कि उनके क्या है कि ये ताबीज कहाँ से लाई गई, ये ताबीज बोध गया से लाए हुए हैं और बोध गया से लाए हमारी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। और यजमान इन गंडों के बदले उन्हें क्या करेंगे, गुरु दक्षिणा देंगे, उनके बदले में उन्हें दक्षिणा मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये हो गया। क्या आएगा, यजमान किसे कहते हैं। यजमान वह व्यक्ति होता है जो धर्मगुरु से कोई धार्मिक कार्य करवाता है। और सुमति गंडे उन्हें क्यों देता है, सुमति अपने यजमानों को गंडे इसलिए देता है क्योंकि उन्हें विश्वास है कि बोध गया से लाए हुए जो गंडे हैं, ये ताबीज हैं, ये हमारे यजमानों की रक्षा करेंगे और इसके बदले में हमें दक्षिणा मिलेगी। अगले हैं, सुमति यजमानों के पास क्यों जाना चाहते हैं। सुमति यजमानों के पास क्यों जाना चाहते हैं कि सुमति यजमानों के पास इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वे यजमानों को ये ताबीज दे सके और उनके बदले में उन्हें दक्षिणा मिल सके, इसलिए जाना चाहते थे। फिर उसने कहा कि लेखक उन्हें क्यों नहीं जाने देता, कि लेखक उन्हें इसलिए नहीं जाने देता, अगर मैंने वो वहां पर चला गया तो क्या हो गया, वो हफ्ता भर से पहले नहीं आने वाला, एक हफ्ते से पहले वो नहीं आएगा। अगर दूसरे गांव में यजमानों को अगर ये ताबीज देने के लिए चले जाते हैं तो वो सप्ताह भर से पहले नहीं आएंगे। अगले है जैसे लेखक ने सुमति को गांव में न जाने के लिए कैसे मनाया। कि सुमति ने, लेखक ने सुमति से क्या कहा कि वो गांव में नहीं जाएगी। उसने कहा था कि आप आसपास के गांव में मत जाओ, इसके लिए मैं क्या करूँगा, आसपास के गांव में इसके लिए मैं आप लहासा पहुंचो और लहासा पहुंच करके मैं आपको इसके बदले रुपए दे दूंगा। सिर्फ उसने ये कहा था अगर आप जाना चाहते हैं तो आसपास के गांव में ही ठहर, आसपास के गांव में ही मत जाओ, वहाँ से के जो लोग हैं उनको आप पे एक ताबीज दो, ठीक है, जो इनकी बोध गया से लाए गए, जो उनकी रक्षा करती है, इसमें हमारी हानि भी नहीं होगी। और अगर आपको दक्षिणा चाहती हैं, आपको रुपए चाहते हैं तो आप जब भी हम लहासा जाएंगे तो वहाँ लहासा के पहुँचने के बाद ही मैं आपको पैसे दे दूँगा। इसी में से हमारा बड़ा प्रश्न बन सकता है। ये हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा गद्यांश था, ये गद्यांश के क्वेश्चन आंसर थे जो भी बताए गए हैं। अब इसमें से हमारा एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है कि लेखक ने सुमति को यजमानों के पास जाने से कैसे रोका। अभी बताया भी गया था ये ऑप्शन टाइप। अगर बड़ा प्रश्न आता है तो आपने ये पूरा लिखना है कि सुमति तिंड्री समाधि गिरी के आसपास गांव में जाना चाहता था। उसने बताया था कि वहाँ एक छोटे छोटे से जो टापू दिखाई देते हैं वहाँ पर तिंड्री समाधि का नाम है, लेकिन जो सुमति होता है वह वहाँ तिंड्री समाधि के आसपास गांव में ही जाना चाहता है। वह वहां जाकर के क्या करना चाहता था, उसने क्या बताया, वह यजमानों के पास, अपने यजमानों के पास जाना चाहते हैं और उन्हें वे ताबीज दे करके वह दक्षिणा प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन लेखक क्या करता है, लेखक उन्हें मना करता है, आप वहां मत जाओ, आप ही तिंड्री के पास गांव में, आसपास के जो गांव हैं आप उसमें मत जाओ, क्योंकि वहां जाने के पश्चात उसको पता था कि वो सप्ताह भर से पहले वहां से नहीं आएंगे। और लेखक कहता है कि इसमें हमारी जो यात्रा होती है उसमें बाधा आ सकती है। सुमति यजमानों के पास नहीं जाने से वह कहता है कि तुम्हें, अगर मैं तुम्हें उनको आसपास के गांव में नहीं जाने देता तो वह कहता है कि इसमें हमारी क्या होगी, मेरी हानि हो जाएगी।
तो लेखक उसे कहता है कि सहानी के बदले मैं आपको लहासा पहुंचते ही क्या दूंगा, पैसे दे दूंगा। ठीक है, इसलिए लेखक उसे पैसे की बात कह करके सुमति को आसपास के गांव में जाने से रोक देता है। बड़ा प्रश्न आता है तो ये पूरा बताना है कि कौन कौन से गांव में, तो वह किस लिए जाना चाहता था, उसे किस लिए वह ताबीज देना चाहता था और उसे किस प्रकार उसकी रक्षा हो रही थी। इसके बाद है दूसरे दिन मैंने भरिया ढूंढने की कोशिश की। मैंने भरिया ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए, होते ही अच्छा था, लेकिन 10-11 बजे तेज धूप चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, यद्यपि थोड़े से मोटे कपड़े से सिर को ढांप लेते हैं। वह कहता है कि जब 10-11 बजे का टाइम होता है उस समय वहाँ से हम जब निकल सकते हैं। वह कहता है कि तिब्बत की जो धूप होती है बड़ी ही कड़ी लग रही है। अगर हम अपने सिर को मोटे कपड़े से ढक लेते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है, गर्मी खत्म हो जाती। आप 2 बजे के सूरज की ओर मुंह करके चल रही हैं। ललाट धूप से जल रहा, ललाट माथा हमारा धूप से जल रहा है, पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर मैंने पीठ पर अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और वहां से चल पड़ते हैं। यद्यपि सुमति के अपनी अपनी चीजें लादी सुमति से परिचित तिंडरी में भी थी, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। सुमति कहते कि मेरे आसपास में गांव में यजमान है, मैं उनसे भी मिलना चाहता हूँ। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तो वह कहता है कि वह उसे मिलने के लिए सुमति लेखा को शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहता है। तो उसमें कहते कि तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी हुई थी। वह कहते कि तिब्बत की जो जमीन है छोटे छोटे जागीरदारी के छोटे छोटे टुकड़ों में बटी थी, वहां छोटे छोटे स्थान थे। इन जागीरदारों में हर एक बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथों में था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था, यानी कि कुछ जो इनके पास जागीरदारों का बहुत ज़्यादा कहाँ पे मठों के हाथ में होता था, लेकिन थोड़ा बहुत उनके पास होता था, वह उसकी में से अपनी खेती भी स्वयं करते थे, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे मुफ्त में, यानी कि मजदूर वैसे ही उनका काम कर देते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षुक भेजा गया, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता है। यह हमारा गद्यांश है, इसमें से आपके प्रश्न आते हैं। इसमें जैसे फर्स्ट प्रश्न आता है हमारा कि तिब्बत में जमीन की स्थिति कैसी थी। तिब्बत में जमीन की स्थिति छोटे छोटे जागीरदारों में बटी हुई थी और इससे अधिकतर जागीरदारों का कुछ हिस्सा कहाँ पे था, बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथों में था। वे इसे का प्रबंध भी करते थे। सेकंड प्रश्न है आपका, तिब्बत में जागीरदारी खेती कैसे और किनसे कराते थे। किनसे कराते थे? तिब्बत में जागीरदारी स्वयं बेगार मिलने वाले, ठीक है, स्वयं बेगार में मिलने वाले मजदूरों से करवाते थे। मैं बता दें जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते तो वो अपनी खेती किनसे करवाते थे, बेगार में मिलने वाले मजदूरों से करवाते थे। थर्ड प्रश्न है, तिब्बत में खेती का प्रबंध देखने वाले भिक्षुओं की क्या विशेषता थी। भिक्षुओं की क्या विशेषता थी? उनकी विकते की तिब्बत में खेती का प्रबंध करने वाले मठों के भिक्षुओं को यहाँ काम करने के लिए क्या था, राजा के रूप में, कि जो यहाँ इन मठों के अंदर जो भी व्यक्ति काम करेगा उनको राजा के रूप में, राजा की तरह उनको क्या करेगा, उनका सम्मान दिया जाएगा और उसको सम्मान भी मिलेगा, साथ में उसे अन्नदाता भी कहा जाएगा। उनके लिए वे उनके क्या अन्नदाता है, उनके भगवान है जिनसे सब कुछ मिलता है। बेगार से क्या अभिप्राय, इसने बताया कि बेगार फिर होते क्या, बेगार उन व्यक्तियों को कहते हैं जो बिना कोई निश्चित पारिश्रमिक लिए, जो बिना कुछ लिए उनका काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, बेगार कहा जाता है। आगे है शेखर की खेती के मुखिया।
इसी में से ये तो हमारा इस गद्यांश के प्रश्न थे। अगर इसका बड़ा प्रश्न आता है कि तिब्बत में जमीन की स्थिति कैसी है, वहाँ खेती कैसे होती है, तो आपने सारा लिखना है कि तिब्बत में जमीन की खेती बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी हुई है और वहाँ जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथों में था और अपनी अपनी जागीर में जागीरदार उसमें से कुछ खेती स्वयं भी करते थे और कुछ मजदूरों को बेगार में करवाते थे। मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे। खेती का प्रबंधक कर देखने के लिए उन्होंने वहां पर क्या किया था, भिक्षुओं को भेजा था, जो देखता है कि जो वहां के जागीरदारी आदमियों के लिए वह राजा से कम नहीं होता है और उनके लिए ये सारा का सारा पर भिक्षुओं के हाथ में दिया जाता है। ये हमारा पूरा बड़ा प्रश्न बनता है। अगर ये आता है तिब्बत में जमीन की स्थिति कैसे, अगर ऑप्शन टाइप इसमें से गद्यांश के जो बताए थे तो वो एक एक पार्ट में लिखने हैं, एक एक लाइन में, और बड़ा प्रश्न आता है तो सभी बताना है कि कैसे बटी हुई थी, कहाँ जमीन दी जाती थी, कौन कैसे कार्य करता है। आगे ही शेखर की खेती के मुखिया भिक्षुक नाम से बड़े भद्र पुरुष थे, यानी कि शेखर की जो खेती की जाती थी वहाँ के जो मुखिया माने जाते वो कौन थी, नमसे थी, बड़े ही अच्छे पुरुष माने जाते हैं। वे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर भी है, यानी कि वहाँ पर एक सुंदर मंदिर भी है जिसमें कनौज यानी कि बुद्ध वचन के जो अनुवाद थे, यानी कि बोध गया में सारनाथ जी ने जो सारनाथ में बोध ने अपना जो उपदेश दिया था वो भी वहाँ पर अनुवाद मिलते हैं। हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई, वहाँ पर हाथ से लिखी कितनी पोथियाँ रखी, 103 पोथियाँ रखी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वहाँ बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी कितने की, 15-15 शेर से कम नहीं थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने में के बारे में पूछा। मैं अब भी पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गई। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चली गई। तिंडरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। मैंने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर मैं वहां से क्या करता हूँ, चल पड़ता है। ये प्रश्न था कि शेखर की खेती के मुखिया कौन थे, तो शेखर की खेती के मुखिया कौन थे, भिक्षु नमसे थे। फिर इसने कहा कि वहाँ के लेखक की क्या विषय, वहाँ लेखक को क्या मिला था, क्या मिला था वहाँ पर लेखक को, वे बहुत अच्छे स्वभाव के थे, सबसे प्रेम मिला था उसने, लेखक के उनको बड़े प्रेम से मिले थे। हालांकि वह कहते कि वह मकते भेष ऐसा नहीं करना था। वहाँ पर एक बहुत अच्छा मंदिर भी था। कनूज से यानी कि बुद्ध वचन से अनुवाद की जो हस्तलिखित पोथियाँ थी वो भी वहाँ पर कितनी रखी हुई थी, 103 पोथियाँ रखी कि वहाँ की जो जितनी भी पोथियाँ थी उनका जो वजन होता है 15-15 शेर था। मोटे मोटे कागजों के अक्षरों की वे लिखी हुई थी, यानी कि ये चीज़ उसको वहाँ पर मिल जाती है, इसको सुमति को, ये चीज़ उसने वहाँ पे देखी है। अब देखो इसी में से हमारे ऑप्शन का क्वेश्चन थे, किस स्थान पर वे एक अच्छी जगह ठहरे थे, लंडकोर के मार्ग में एक अच्छे स्थान पर ठहरे थे। थुक्पा क्या होता है, एक खाद्य पदार्थ का नाम बताया गया है। लेखक पहाड़ों से घिरे किस मैदान में पहुंचा था, तिंडरी, यानी कि जब चारों तरफ से जो पहाड़ से घिरा हुआ था, छोटे छोटे जो टापू बनाए गए थे जहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसका नाम तिंडरी समाधि रखा गया था, तो वो क्या था, तिंडरी। लेखक ने सुमति को आदमी मिलने का बहाना बनाकर किस विहार की ओर चलने के लिए कहा था, शेखर, उसने कहा था कि शेखर के मुखिया के पास चलते, जहाँ के शेखर के मुखिया कौन थे, भिक्षुक नमसे माने जाते। कि शेखर विहार में कंजूर की कितनी हस्तलिखित पोथियाँ थी, यानी कि हाथ से लिखी, उसने बताया था कि बोध गया सारनाथ का जो उपदेश किया गया था वहाँ पर कितनी पोथियाँ रखी थी जो हाथ से लिखी गई थी, 103 पोथियाँ रखी थी। यानी कि शेखर विहार में रखी हुई हस्तलिखित पोथियों में प्रत्येक का वजन कितने कितने शेर था,
बताया था 15 यानी कि 15 किलो से कम कोई भी पोथी नहीं थी जिसमें वहाँ से हाथ से लिखी हुई, जिसमें अपनी पूरी बोध गया की कहानी के बारे में बताया कि बोध गया में किस किस प्रकार के स्थान होता है, वो सारी चीज़ें, उसकी कहानी जो उपदेश उसमें दिया गया था वो सारी चीज़ें बता थी। तिब्बत की महिला किस बर्तन में चाय पीती थी? खोटी। क्या पीकर बहुत कम लोग होश हवास दुरुस्त रखते? छड़। सामान छोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? भरिया, यानी कि जो सामान ढोने वाला, सामान को ढोने वाले को क्या कहते हैं? भरिया कहा जाता है। जो अपने कंधों पर लाद कर, पीठ पर लाद कर जो व्यक्ति चलते हैं उन्हें भरिया कहा जाता है। किस भिक्षुक से विदाई लेकर लेखक वहां से चलता है? यानी कि नमसेन, शेखर की मुखिया की खेती के भिक्षुक कौन माने जाते हैं? मुखिया सबसे भिक्षुक माने जाते हैं और वह उनसे विदाई लेकर के वो वहां से सुमति चल पड़ते हैं। लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, यह कथन किसका था? लेखक का। यानी कि जब वह लंडकोर के मार्ग से भटक जाता अपने साथी से और उसके साथी सुमित काफी समय तक उसका इंतजार कर रहे होते हैं, तो आने के बाद जैसे ही लेखक वहां पे पहुंचते हैं उस समय यानी कि वे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वे लेखक को डांटने लगते हैं। तो उस समय लेखक उसे कहते हैं कि सुमति, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जो मेरा घोड़ा है इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर वो थक चुका था और लेकिन एक रास्ते से जब दो रास्ते निकल रहे थे वहां से हमें पता नहीं था कि कौन सा रास्ता लंडकोर की तरफ जाता है। 1.5-2 कोस चलने के पश्चात हमें जब किसी से पता किया तो हमें पता चलता है कि हम किसी दूसरे रास्ते पर आ चुके हैं। तो उस समय वह कहते हैं कि यानी कि वो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उनका जो गुस्सा होता है वह भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इसलिए वह कहता है कि बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा हो जाता है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आज का हमारा जो सेकंड लेसन है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें 5 गद्यांश यानी अब देखो ये हमारे अभ्यास के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, साथ साथ में हमने जितना भी लेसन किया उसकी करवाई है। ये हमारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। अगर आपको लेसन बेटा अच्छे से समझ में गया है, आपने ध्यान से समझा इसको, तो क्वेश्चन आंसर सारे हमारे अच्छे से याद हो जाएंगे। एक कहानी के तौर पे ये चीजें, ये हमारे ऑप्शन टाइप में, ये आज हमारा सेकंड लेसन कंप्लीट हो चुका है। ये सभी क्वेश्चन आंसर राइट प्लस लर्न।